वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई पॉइंट एकेडमी जीकेजीएस एंड करंट अफेयर्स। सो गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट मिशंस यानी कि सरकारी योजनाएं। ये कलेक्टिव रूप से मैं एक जगह आपको दे रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर देखें। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं सभी क्वेश्चंस के साथ इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऐड किया है एज ए नोट्स। सो आप सारे वीडियोज़ को चेकआउट जरूर करें, लास्ट तक वीडियोज़ देखें, और ये सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, जिसे शॉर्ट में फ्रूट्स कहते हैं, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? इस कर्नाटक ने किया है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चंस देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आता कैसे कैसे। तो पहला तो ये पूछ सकता है आपको कि फ्रूट्स का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रूट्स का फुल फॉर्म मैंने आपको दे रखा है, वो ये है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली यानी कि फ्रूट्स सॉफ्टवेयर आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए ये फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निपुण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की जो निपुण परियोजना है, तो निपुण परियोजना का इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि पैक्स के कंप्यूटरीकरण का बजटीय परिव्यय क्या है? इसका गाइज 2516 करोड़ रुपए हैं, यानी कि 2516 करोड़ रुपए हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से इसमें और कौन कौन सा क्वेश्चंस ऐड होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, पैक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना है। मतलब कंप्यूटरीकरण जो किया गया है, प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी कि पैक्स का जो कंप्यूटराइजेशन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से किया गया है? तो इसका उद्देश्य है कि पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह परियोजना 5 वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव करती है, जिसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना और उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह परियोजना 5 वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव करती है। मतलब जितने भी आपका एक्टिव पैक्स है, मतलब जो कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको कहते हैं कार्यात्मक पैक्स, जो कि ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे 63,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का प्रपोजल किया गया है इसमें, जिसमें कि भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 1528 करोड़। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को पहले से ही नाबार्ड के द्वारा संचालित कर दिया गया था और कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर लाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस केंद्रीय मंत्रालय ने एसडीजी राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NIF, एसडीजी राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आपको तो शायद बहुतों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने फैक्ट दे दिया है। भारत में 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, और इस वर्ष जो मनाया है सांख्यिकी दिवस 29 जून को, तो इस वर्ष का थीम क्या था? तो इस थीम था इसका सतत विकास के लिए डेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी मार्ट को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? वन डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी मार्ट को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। वो पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो अब हम देखते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या आता है, कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चंस आपके सामने लाया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ओएनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओएनडीसी का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पहल का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। odomartcom के ऑनबोर्डिंग के बाद ओडोप उत्पाद ओएनडीसी से जुड़े सभी ई कॉमर्स पोर्टल और ऐप पर प्रदर्शित किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों के कितने प्रतिशत वार्षिक प्रस्ताव नई प्रौद्योगिकियों से युक्त किए जाने हैं? क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत राज्यों के कितना % जो है वार्षिक प्रस्ताव नई प्रौद्योगिकी यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी से युक्त किए जाने हैं? तो 15 है, 15%। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो गाइस, पहले इसका पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्यों को किसी भी नई तकनीक या सामग्री का उपयोग करके वार्षिक परियोजनाओं की लंबाई का कम से कम 15% प्रस्तावित करने के लिए कहा गया था। जितना भी वार्षिक परियोजनाओं की लंबाई है उसका कम से कम 15% जो है प्रस्तावित करने के लिए कहा गया था। इस कदम का उद्देश्य क्या था, मतलब ऐसा क्यों कहा गया है? तो इस कदम का उद्देश्य है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लागत प्रभावी और तेज निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। नई प्रौद्योगिकी पहल पर विजन दस्तावेज 2022 मई 2022 में ही लॉन्च किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण यानी कि PMFME योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो गाइस, ये योजना 2020 में शुरू की गई थी। तो मैं आपको बीच में एक बात बोलना चाहूँगी कि जितने भी डेट से रिलेटेड हो, डाटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आज के समय के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप डाटा ज़रूर याद रखें, डेट्स, ईयर्स, ये सारे ज़रूर याद रखें। अब हम देखेंगे कि PMFME का फुल फॉर्म क्या है। तो PMFME ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वनडे हो या फिर कमीशंस के एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो PMFME का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण PMFME योजना शुरू की थी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यह योजना तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल अभियानों के तहत शुरू की गई थी। मतलब ये पूछा जाएगा कि जो PMFE जो योजना है ये जो किस कारण से शुरू किया गया था, किस योजनाओं के तहत ये शुरू किया गया था, किन योजनाओं के तहत। तो सिंपल आपका आंसर होना चाहिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, और सेकंड है वोकल फॉर लोकल। इन दोनों अभियानों के तहत यह योजना शुरू किया गया था। और किस लिए? तो यह योजना तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए। आजकल एक ही क्वेश्चंस में पॉइंट वाइज ABCDE, एक ई ऑप्शन भी डाल देता है, कोई नहीं। तो ऐसे ऑप्शंस में सिलेक्शन के लिए ना मैंने ये आपको पॉइंट्स दिया हुआ है, तो आप एक एक पॉइंट्स को, एक एक लाइन को ध्यान से याद रखें
ताकि जब आपको ये सामने ऐसे क्वेश्चंस आए, क्योंकि सारे स्टेट जो कमीशन लेवल के एग्जाम है वो मोस्टली जो यूपीएससी के पैटर्न पर ही आ रहा है, और यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या किसी भी पीसीएस के एग्जाम्स को आप देख ही रहे होंगे कितना हार्ड बनाया जा रहा है। तो इसलिए एक एक पॉइंट वाइज मैंने आपके लिए आंसर्स यहाँ पर रखा है, ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके पास हो, एक सिंगल क्वेश्चन ना हो। क्योंकि अब जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि उसको कहते हैं ना कि सब्जेक्टिव के सारे ऑप्शंस, एक क्वेश्चंस के में जितने ऑप्शंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस के जितने एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, सारे एस्पेक्ट्स को ऑप्शंस में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आप बताओ इसमें से कौन कौन सा है, ए बी 2 है, 3 है, कोई नहीं है, 1 2 है। तो इस टाइप से आपको सिलेक्शन के लिए कहा जाता है। तो इसलिए एक एक ऑप्शंस को अच्छे से याद रखना पड़ता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार का इरादा इस योजना के तहत लगभग कितना 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। मतलब ये पूछ देगा कि ये जो योजना आया है PMFME, इसके तहत कितने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान किया जाना है। तो लगभग 2 लाख ये सरकार का इरादा है इस योजना लाने के पीछे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विश्व बैंक ने किस राज्य को बिजली क्षेत्र के विकास के लिए 1600 करोड़ रुपए की फंडिंग को मंजूरी दी है? क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा वो राज्य है जहां बिजली क्षेत्र के विकास के लिए उस राज्य को 1600 करोड़ रुपए की फंडिंग को मंजूरी दिया गया है। तो ये है हिमाचल प्रदेश। चूंकि ये विश्व बैंक ने दिया है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लेस इम्पोर्टेंट मत आंकना। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आते हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए कार्यक्रम की दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि कार्यक्रम की अवधि क्या है, मतलब कि कब से कब तक ये जो है, ये जो पैसे जो दिए जाने हैं वर्ल्ड बैंक को, ये वर्ल्ड बैंक कब से कब तक जो है देगा। तो 2023 से 2028 तक 5 वर्ष है इस कार्यक्रम की अवधि। नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सुधार के लिए समग्र बिजली क्षेत्र में सुधार करना है। इसका उद्देश्य हमेशा ही पूछता है, कोई भी अगर मिशन, जब सरकारी मिशन पूछता है तो सरकारी मिशन में एक तो उसका डेट पूछ सकता है, प्लस उसका उद्देश्य जरूर पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये मिशन, ये जो योजना क्यों शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसलिए हमें उद्देश्य पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सुधार के लिए समग्र बिजली क्षेत्र में सुधार करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वनिर्भर नारी पहल शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखना। ये शुरू किया है स्वनिर्भर नारी। तो स्वनिर्भर नारी नाम का जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, ये शुरू किया है असम ने। तो अब हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, यहाँ से कहाँ से इसमें और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हथकरघा और कपड़ा विभाग की एक पहल स्वनिर्भर नारी लॉन्च की है। तो देखो गाइज, यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि ये जो स्वनिर्भर नारी जो है ये किस फील्ड से है। तो ये जो है आपका हथकरघा और कपड़ा विभाग की एक पहल है। किस विभाग का एक पहल है, किसने शुरू किया, किस मतलब डिपार्टमेंट से है? तो हथकरघा और कपड़ा विभाग का है ये स्वनारी निर्भर। इस योजना का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई योजना हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा उसके उद्देश्य पर फोकस रहते हैं, क्योंकि कोई भी हम सरकार जब योजना चलाती है तो उसके पीछे उस सरकार का एक उद्देश्य होता है, किसी विशेष फील्ड को, किसी विशेष कैटेगरीज को उसका लाभ पहुंचाना होता है। तो इसलिए कोई योजना शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना। तो जितने भी हमारे जो स्वदेशी बुनकर हैं उन बुनकरों को सशक्त बनाना, एम्पावर करना और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
कोई इंसान सशक्त कब बनता है? जब उसके पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो उसके पास। तो वो वित्तीय सहायता ऐसे बुनकरों को दे करके इनको जो है एम्पावर किया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि योजना के तहत सरकार ने स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए को शामिल किए सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करने का निर्णय लिया है। ये जो सरकार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इस योजना में के तहत जो स्वनिर्भर नारी योजना है, ये योजना जो है असम का हथकरघा और कपड़ा विभाग की तरफ से या एक इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव के तहत इसका उद्देश्य, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना है। अब वो सशक्त बनेंगे कैसे? वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे कैसे? फाइनेंशियल उनको हेल्प मिलेगी कैसे? तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि बीच से जो बिचौलिए होते हैं उनको हटा करके सीधा जो है सरकार और बुनकरों के बीच जो है अब वो सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट्स हैं, जितना भी जो भी उनके जो दाम है उनके चीज सामानों का, वो सही रूप से उनके हाथों में पैसे जाएंगे। बीच में कोई और उनके पैसे कोई और खाता था, तो अब कोई बिचौलिया नहीं खाएगा। इसीलिए सरकार ने ये स्टेप लिया कि इस जो नारी वेब पोर्टल के माध्यम से, एक वेब पोर्टल है नारी वेब पोर्टल, इस पोर्टल के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए को शामिल किए सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करने का निर्णय गवर्नमेंट ने किया है। अब ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कि जो स्वनिर्भर नारी है, इसके तहत सरकार बुनकरों बिचौलिया को तो हटा दिया, चलो ठीक है, अब सरकार जो है बुनकरों से कैसे बुनकरों के टच में आ सकता है? अब चूंकि एक एक बुनकर के पास तो सरकार जाएगी नहीं, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, नारी वेब पोर्टल बनाया है। और ये जो नारी वेब पोर्टल है, इस नारी वेब पोर्टल के माध्यम से ही बिना किसी बिचौलिए को शामिल किए सीधे स्वदेशी बुनकरों से ये हथकरघा वस्तुओं की खरीद करने का निर्णय लिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन लागू करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी ये जो हिमालय मिशन है, हिमालय से रिलेटेड जो होता है ना, ये सब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तो क्वेश्चन इज कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन लागू करता है? तो यह करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको हम शॉर्ट में MOEF&CC बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। दीनदयाल स्पर्श योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दीनदयाल स्पर्श योजना डाक टिकट संग्रह से संबंधित है। डाक टिकट संग्रह को बोलते क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंने एक इंग्लिश भी मैं टर्म डाल देती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, तो उन्हें हिंदी के वर्ड्स, खुद मुझे भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे जितने दूसरे बच्चे होंगे उन्हें भी प्रॉब्लम होती होगी, हिंदी की चीज़ों को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं जहाँ ज़रूरत होता है मैं इंग्लिश वर्ड्स डाल ही देती हूँ। तो डाक टिकट संग्रह को यहाँ मैंने डाल दिया, आप देख लेना, आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट है कि डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना के लिए पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो ये जो दीनदयाल स्पर्श योजना है ना, ये योजना है क्या, इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत ना छात्रवृत्ति दी जाएगी। ओके, तो अब है कि ये छात्रवृत्ति देगा कैसे डाक विभाग? तो इसके लिए डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत जो है, इसके लिए पात्र जो छात्र होंगे उन छात्रों से आवेदन, पहले तो एप्लीकेशंस इनवाइट करेगा, उसके बाद जो छात्र क्लास 6 से 9 तक के हैं, मतलब 6 से 9 तक के, जिनकी डाक टिकट संग्रह में रुचि है, और वैसे बच्चे जिनको डाक टिकट संग्रह करने में रुचि है, उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड भी अच्छा है, वे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ओके, तो ऐसे दीनदयाल स्पर्श योजना जो है, इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आ सकता है कि यह योजना, तो पहले तो पूछ सकता है कि ये किस चीज से संबंधित है, तो छात्रवृत्ति दिया जाता है, इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति दिया जाएगा। अब है कि दीनदयाल स्पर्श योजना कितने से, मतलब क्लास भी पूछ सकता है कि फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास, मतलब के बच्चे जो इसमें आ सकते हैं, तो क्लास 6 से क्लास 9 के बच्चे इसमें आते हैं। और वैसे बच्चे जिनका 2 कंडीशन में इसने दे रखा है, कंडीशंस भी आप याद रखेंगे, 2 कंडीशन कौन से हैं, तो उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा हो, और दूसरा है कि उनका डाक टिकट संग्रह में रुचि हो। तो पहला क्या है कि डाक टिकट संग्रह में रुचि हो, और दूसरा है कि उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा हो। तो वैसे जो है जब छात्र होंगे तो उनको जो है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन वो कर सकते हैं। उन छात्रों को डाक विभाग के द्वारा एक प्रश्नोत्तरी और डाक टिकट संग्रह की परियोजनाओं के माध्यम से 6,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए चुना जाएगा। मतलब जो ऐसे छात्र मिलेंगे, ऐसे छात्रों को डाक विभाग क्या करेगा, एक प्रश्नोत्तरी और डाक टिकट संग्रह की जो परियोजना होंगी, उन परियोजनाओं के माध्यम से यह 6,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए चुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक। पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक जो हाल ही में पारित किया गया, किस राज्य में पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान करता है? ये आंसर है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। ये दोनों राज्य हैं जहां पर कि हाल ही में पारित किए गए पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक के द्वारा राज्य में पारिवारिक न्यायालय स्थापित किया जाएगा। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखें कि लोकसभा ने पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पूर्वव्यापी रूप से पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करने का प्रयास करता है। यहाँ पर मैंने दिया तो नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके कुल 11.94 लाख मामले, पारिवारिक मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं गाइज। ये जो है डाटा मैं यहाँ देना भूल गई हूँ, मैं फिर से नहीं होगा तो मैं इस क्वेश्चन को कभी दूसरे वीडियोज में डाल करके मैं ऐड कर दूंगी। ये आप नोट कर लेना कि 26 राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके कुल 11.94 लाख पारिवारिक मामला पेंडिंग में है। तो ये था हमारा आज का इस वीडियो में अंतिम क्वेश्चंस। सो गाइज, हम जाने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन लोगों ने किया है उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और एक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इस बात के लिए है कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं इसे और कैसे इम्प्रूव करूं, और आपको क्या चाहिए इसमें। आप मेरे वीडियोज में अगर जो कुछ भी अगर कमी दिखता हो तो उन कमियों का पॉइंट आउट करें, उन्हें बताएं आप, या कुछ और आप ऐड करना चाहते हो तो वो बताएं, कमेंट ज़रूर करें। एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड डू प्रेस द बेल आइकन। बेल को प्रेस करें ताकि हम मेरे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर पहुँचे। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।